चलिए, हेलो दोस्तों। मैं एस के चंचल आपके अपना यूट्यूब चैनल एस के केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलो दोस्तों, आज का क्लास की अगर हम बात करते हैं तो पिछले क्लास में हमने जस्ता का निष्कर्षण पढ़ाया था। आज हमने चलते हैं एक अलग जो है लोहा का निष्कर्षण, और ये भी आपका जो है एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब हम जो भी पढ़ाएंगे, जो भी आपको जो है यहाँ पे अपलोडेड करेंगे वीडियो, और सबका सब आपका VVI होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। चलिए दोस्तों, तो आते हैं, अगला आपका टॉपिक है आयरन। आयरन का मतलब होता है लोहा। आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा होता है। देखिए, लोहा का जो संकेत है क्या होता है? Fe होता है। क्या होता है? Fe होता है। परमाणु संख्या की अगर बात करते हैं तो परमाणु संख्या इसका कितना होगा? 26। परमाणु द्रव्यमान की अगर बात करते हैं तो कितना होता है? 56। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां पे देखते हैं कि परमाणु संख्या इसका 26 है। तो 26 से ठीक पहला किरणीय गैस कौन है? तो 26 से ठीक पहला किरणीय गैस कौन है? आर्गन है। अब आर्गन को छोटे कोष्ठ के अंदर लिखते हैं और ए सुख कक्षा के संख्या में एक अंक क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं। तो यहां पे हो जाता है आर्गन 4s2 3d कितना? 6 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? लोहा का 8 होता है। आवर्त की संख्या की अगर बात करते हैं तो आवर्त नंबर कितना है इसका? 4, चौथे आवर्त का ही तत्व है। अगर वर्ग की संख्या अगर देखें तो वर्ग की संख्या कितना होता है? 8 होता है। वर्ग संख्या क्या होता है? 8 होता है। क्योंकि पिछले क्लास में हम बताए थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है क्या चीज? वर्ग की संख्या। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है किसकी? वर्ग की संख्या। अब इसका ब्लॉक की अगर बात करते हैं तो इसका ब्लॉक जो है क्या होता है? डी ब्लॉक का तत्व होता है। अगर हम इसका उपवर्ग की बात करें, उपवर्ग, तो इसका कोई उपवर्ग नहीं होता है। इसका कोई उपवर्ग नहीं होता है। 8 ग्रुप के तत्व का कोई उपवर्ग नहीं होता है मेरे भाई। तो चलिए फिर से ध्यान देना भाई। लोहा कहता है संकेत Fe, परमाणु संख्या 26, परमाणु द्रव्यमान 56, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 4s2 3d6 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसका होता है 8। आवर्त की संख्या की अगर बात कर रहे हैं तो इसका आवर्त संख्या कितना? 4। अगर वर्ग संख्या की बात करते हैं तो वर्ग संख्या कितना? यहाँ पे 8 होगा। अगर ब्लॉक की बात करते हैं तो ब्लॉक किस ब्लॉक के तत्व है? डी ब्लॉक के तत्व है। क्यों है? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में प्रवेश कर रहा है। अगर उपवर्ग की बात करते हैं तो इसका कोई उपवर्ग नहीं होता है। इसका कोई उपवर्ग नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं, नोट कर लीजिएगा। आगे इसका अगर बात करते हैं प्राप्ति स्रोत, प्राप्ति स्रोत की अगर बात करें, देखिए मेरे भाई, प्राप्ति स्रोत क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। प्राप्ति स्रोत कहता है कि लोहा जो है अत्यंत क्रियाशील धातु है। अत्यंत क्रियाशील धातु है। लोहा अत्यंत क्रियाशील धातु है जो प्राकृतिक में जो है मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। किस अवस्था में नहीं रहता है? मुक्त अवस्था में नहीं, बल्कि किस अवस्था में रहता है? ये भी संयुक्त अवस्था में रहते हैं। किस अवस्था में रहता है? संयुक्त अवस्था में होता है। किस अवस्था में? तो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ध्यान देना, लोहा कहता है अत्यंत क्रियाशील धातु है जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं बल्कि संयुक्त अवस्था में अनेक अयस्कों में पाया जाता है। तो ये हो गया इसका प्राप्ति स्रोत। अब आते हैं अयस्क का नाम लिखते हैं मेरा भाई। अयस्क किस किस अयस्क में पाया जाता है? अयस्क की अगर बात करते हैं तो कौन से अयस्क में पाया जाता है? लोहा। जैसे आपका अयस्क की अगर बात करते हैं तो अगला है क्या चीज? हेमेटाइट। क्या है? हेमेटाइट। हेमेटाइट। तो हेमेटाइट का जो सूत्र होता है क्या होता है? Fe2O3। मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट का जो सूत्र होता है Fe3O4 होता है। क्या होता है? मैग्नेटाइट। क्या होता है? Fe3O4 होता है। Fe3O4 होता है। लिमोनाइट क्या होता है? लिमोनाइट।
तो लिमोनाइट का जो सूत्र होता है Fe3O3 इंटू 3H2O होता है। लिमोनाइट का सूत्र होता है Fe3O3 इंटू 3H2O होता है। अगर बात करते हैं आयरन पायराइड्स, तो आयरन पायराइड की अगर बात करते हैं, आयरन पायराइड की अगर बात करें तो आयरन पायराइड का सूत्र होता है Fe2। सीडेराइट, तो सीडेराइट की अगर बात करते हैं तो FeCO3। सीडेराइट का क्या होता है FeCO3। तो जल्दी से नोट कर लेंगे मेरे भाई। चलिए तो देखिए भाई क्या कहता है लोहा का अयस्क, तो लोहा का अयस्क क्या है हेमेटाइट, सूत्र होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट Fe3O4। लिमोनाइट, लिमोनाइट का सूत्र होता है Fe3O3 इंटू 3H2O। आयरन पायराइट FeS2। सीडेराइट FeCO3 होता है, FeCO3 होता है। तो यह है लोहा का अयस्क। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन कहता है कि हेमेटाइट अयस्क से लोहा के निष्कर्षण के बारे में वर्णन करें। हेमेटाइट अयस्क से लोहा के निष्कर्षण के बारे में क्या करें, वर्णन करें। चलिए और एक एकदम याद रखिएगा, इसमें से आपका 5 हो, ये आपका भी आया है। इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन एगो दे सकता है, पूछेगा कि निम्नलिखित में हेमेटाइट अयस्क का सूत्र होता है, या निम्नलिखित में मैग्नेटाइट अयस्क का सूत्र होता है, या पूछेगा कि आयरन पायराइट का सूत्र क्या होता है, और आयरन पायराइट का सूत्र आपका क्या हो जाएगा FeS2 होता है, FeS2 होता है। इसको हम या तो बोलते हैं क्या चीज, झूठा सोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झूठा सोना बोलते हैं FeS2 को। एकदम याद रखिएगा, ये आपका जो है एक नंबर का, इसमें से खाली क्वेश्चन आएगा, अयस्क में से एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। एकदम ये आप लोग को याद दिला रहे हैं, याद कर लीजिए। चलिए आगे क्यों चलते हैं मेरे भाई। चलिए अब क्वेश्चन क्या कहता है कि हेमेटाइट अयस्क से लोहा के निष्कर्षण के बारे में वर्णन करें। लोहा के निष्कर्षण है ना के बारे में क्या करें, वर्णन करें। लोहा के निष्कर्षण के बारे में वर्णन करें। तो ध्यान देना मेरे भाई, कहता है हेमेटाइट अयस्क से लोहा के निष्कर्षण निम्नलिखित चरण में किया जाता है। स्टेप नंबर फर्स्ट मेरे दोस्त, स्टेप फर्स्ट में कहता है कि हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा किया जाता है। किस विधि के द्वारा किया जाता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा किया जाता है। यानी हेमेटाइट अयस्क का जो सांद्रण करते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा किया जाता है। सांद्रण का मतलब ये होता है अलग करना। स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए मेरे भाई स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 कहता है कि सांद्रित अयस्क को कोक प्लस चूना पत्थर के साथ मिलाकर बात भट्ठी में गर्म करते हैं, जिससे निम्नलिखित अभिक्रियाएं संपन्न होती है। जिससे निम्नलिखित अभिक्रियाएं संपन्न होती है। चलिए मेरे भाई अभिक्रिया नंबर फर्स्ट, ए नंबर अभिक्रिया की बात करते हैं। कहता है कि भट्ठी के सबसे निचले हिस्सा जिसका तापमान लगभग 2170 केल्विन होता है, कोक वायु से संयोग करेगा
तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। बी नंबर पॉइंट में कहता है कि भट्ठी के बीच वाले भाग में जिसका तापमान लगभग 1270 से 1570 केल्विन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कोक के द्वारा अभिकृत होकर कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, बदल जाता है। सी नंबर पॉइंट में कहता है कि भट्ठी के सबसे ऊपरी भाग में जिसका तापमान लगभग 1070 केल्विन होता है, हेमेटाइट अयस्क जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अभिकृत होगा और लोहा में बदल जाता है, जो भारी होने के कारण भट्ठी के सबसे निचले हिस्से में आके जमा हो जाता है। तो इस प्रकार से प्राप्त लोहा को कच्चा लोहा कहते हैं, जिसे नली के द्वारा हम बाहर निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमने बता रहा था कि चूना पत्थर यानी कि जो है स्टेप नंबर 2 में कि सांद्रित अयस्क को कोक तथा चूना पत्थर के साथ मिलाकर बात भट्ठी में गर्म करेंगे, जिससे निम्नलिखित अभिक्रियाएं संपन्न होगी। भट्ठी के सबसे निचले भाग में यानी कि अभिक्रिया नंबर ए, भट्ठी के सबसे निचले भाग जिसका तापमान लगभग जो है 2170 केल्विन होता है, कार्बन जो है कोक जो है वो वायु से संयोग करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा, जो ऊपर की ओर क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। बी नंबर कहता है कि भट्ठी के बीच वाले भाग में जिसका तापमान लगभग 1270 से 1570 केल्विन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कोक के द्वारा अपकृत होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, बदल जाता है। सी नंबर कहता है कि भट्ठी के सबसे ऊपरी भाग में जिसका तापमान लगभग 1070 केल्विन होता है, हेमेटाइट अयस्क जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अपकृत होता है और लोहा में बदल जाता है, जो भारी होने के कारण भट्ठी के सबसे निचले हिस्से में आके जमा हो जाता है। तो इस प्रकार से प्राप्त लोहा को कच्चा लोहा कहते हैं, जो हल्का जो जिसे नली के द्वारा क्या करते हैं, बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये मेरे भाई लोहा का निष्कर्षण था। कहता है कि चूना पत्थर बात भट्ठी में विघटित होकर बीच वाले भाग में विघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड बालू से संयोग करता है तो कैल्शियम सिलिकेट धातुमल का निर्माण करता है, जो हल्का होने के कारण लोहे के ऊपरी सतह पर तैरते रहता है। अतः चूना पत्थर अशुद्धि को दूर करता है और बने हुए लोहे का संपर्क वायु के साथ होने नहीं देता है। पिग आयरन दो प्रकार के होते हैं, व्हाइट कास्ट आयरन और ग्रे कास्ट आयरन। व्हाइट कास्ट आयरन क्या कहेंगे, यानी पिघला हुआ लोहा रहेगा और उस लोहे को डायरेक्ट ठंडा कर देंगे तो व्हाइट कास्ट आयरन का निर्माण करेगा और यह अधिक भंगुर होगा। जबकि ग्रे कास्ट आयरन कहता है कि इसको धीरे धीरे ठंडा करेंगे, तो धीरे धीरे ठंडा करने से ग्रे कास्ट आयरन का निर्माण होगा और ग्रे कास्ट आयरन का निर्माण होगा जो कम भंगुर होगा, और ये वाला ज्यादा भंगुर, ये वाला कम भंगुर होते हैं। चलिए, तो यहां तक दिक्कत है, देख लीजिए इसको। चलिए मेरे भाई देखिए इसमें नोट क्या है, नोट पॉइंट में एकदम समझिएगा। नोट पॉइंट कहता है कि इस विधि में प्राप्त लोहा को है ना पिग आयरन या कास्ट आयरन, इसी को हम बोलते हैं कास्ट आयरन, है ना, कास्ट आयरन, इसी को हम बोलते हैं क्या चीज, कच्चा लोहा, या इसको हम ढलवा लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं, ढलवा, है ना, लोहा कहते हैं, ढलवा लोहा कहते हैं। ढलवा लोहा क्या कहते हैं, कहते हैं यह भंगुर होता है, यह क्या होता है, भंगुर होता है, और इसमें कार्बन की परसेंटेज जो है अधिक होता है। इसमें कार्बन की परसेंटेज क्या होता है, अधिक होता है। चलिए तो इस विधि में प्राप्त लोहा को क्या कहेंगे, पिग आयरन या कास्ट आयरन, या इसी को क्या बोलेंगे, ढलवा लोहा बोलेंगे, है ना। और यह जो है भंगुर होता है, यह कैसा होता है, यह भंगुर होता है, भंगुर।
भंगुर होता है। क्यों भंगुर होता है? क्योंकि कार्बन की परसेंटेज इसमें क्या होता है? अधिक होता है। क्योंकि कार्बन की परसेंटेज क्या होता है? अधिक होता है। चलिए मेरे भाई नोट पॉइंट में देखिए यहाँ पे क्या है। नोट पॉइंट में कहता है कि पिग आयरन में कार्बन 3% उपस्थित होता है, जिसके कारण यह अधिक भंगुर होता है। और पिटवा लोहा में कार्बन 0.2 से लेकर 0.5% होता है, जिसके कारण ये कम भंगुर होता है। और कम भंगुर होने के कारण यह आघात वर्ध तन होता है और इसको वेल्डिंग कर सकते हैं। और पिग आयरन को हम वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह अधिक भंगुर होने के कारण इसको वेल्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वेल्डिंग करेंगे तो ये चूर चूर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, पिग आयरन में कार्बन कितना परसेंट? 3% होना होता है। और अधिक कार्बन होने के कारण यह अत्यधिक भंगुर होता है, जिसे वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। जबकि पिटवा लोहा में कार्बन 0.2 से 0.5% होता है और यह कम भंगुर होता है। यह आघात वर्ध तन होता है, जिसे हम वेल्डिंग कर सकते हैं, जिसे हम वेल्डिंग कर सकते हैं, जिसे हम वेल्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास इतना ही रहेगा। कल आपका जो है न्यू बैच 12th का जो है ना, कल चालू होगा।